नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हम सबकी जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस को अभी शायद समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। इंश्योरेंस खाली एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सेफ्टी नेट है जिसको जब आपके पास होता है तो वो आपको, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से। आपके सपनों को बिखरने नहीं देता। अगर किसी की घर में ब्रेड एर्नर की डेथ हो जाए तो उस समय में उसकी फैमिली को सपोर्ट मिलता है इंश्योरेंस से ही। अगर किसी की कार खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उस समय बहुत बड़े खर्चे होते हैं जिनको सपोर्ट मिलता है इंश्योरेंस से। या बिजनेस किसी का है और उस बिजनेस में कोई लॉस हो, उस समय भी इंश्योरेंस ही आपको सपोर्ट करता है। इतने सारे तरह से ये इंश्योरेंस हमें सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको एक एक्स्ट्रा खर्चा मानते हैं। वो उस समय सिर्फ उसको बाय करते हैं जब टैक्स के लिए उसका बेनिफिट लेना होता है, क्योंकि वहां पर वो उस समय नहीं सोचते कि उसके उनको क्या लाभ मिल रहे हैं, उससे उनको क्या कवरेज लेना चाहिए, इसकी कोई जानकारी उनको नहीं होती। सिर्फ वो पॉलिसी ले लेते हैं। तो उससे बीमा से जुड़ी हुई गलतफहमियों को कैसे दूर करें, उसके लाभ को कैसे समझें, सही पॉलिसी कैसे चुनें, अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं हम, इसकी जानकारी के लिए ही आज मैंने मिस्टर अमित कपूर को इनवाइट किया है, जो कि रिटायर्ड रीजनल मैनेजर हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से। तो मिस्टर कपूर को मैं आमंत्रित करती हूँ और वो आपको इसके विषय में पूरी जानकारी देंगे अपने व्यापक अनुभव से और अपने ज्ञान से। आपको नवाजेंगे, आपको बताएंगे कि आपको इंश्योरेंस को किस तरह से समझना है, कौन सी नई सही पॉलिसी लेनी है, और डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स हैं, और इंडिया में इंश्योरेंस किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। तो मिस्टर अमित कपूर जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आपसे कुछ, हम लोग ऑडियंस के लिए कुछ प्रश्न करेंगे और मैं चाहूंगी कि आप उन्हें संपूर्ण जानकारी दें, और ताकि वो समझ सकें कि इंश्योरेंस का क्या महत्व है और सही पॉलिसी ले सकें अपने लिए। क्लेम वगैरह उनको कई बार दिक्कत आती है कि क्लेम कैसे सेटल हो, उनका सही चुनाव नहीं होता है, इस सब की एक मोटी मोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हें देना चाहते हैं। तो आपसे पहला प्रश्न तो ये है कि हर भारतीय के लिए इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, और उससे जुड़ी हुई क्या गलत फहमियां हैं, लोग क्यों नहीं लेते हैं इंश्योरेंस, इसको महत्व क्यों नहीं देते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही ऐसा टॉपिक चुना है जिसकी हम सबको रोज दिन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और बिल्कुल आपने सच बताया कि कोई भी अनफोर्सीन मिसफॉर्च्यून अगर होता है तो उसको टैकल करने के लिए इंश्योरेंस नाम का एक टूल होता है। और ये भी बात सच है कि इसको भारत में जो लोग हैं वो आमतौर पर बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। सारी बातें बिल्कुल सच है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, तो मुझे लगता है कि आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे ये बहुत से लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आपका प्रश्न था कि सबसे पहले मैं ये इसको लेता हूँ कि भारत में इंश्योरेंस कैसे इवॉल्व हुआ। हम्म। असल में अगर आज की तारीख में जिस प्रकार से लोगों को इंश्योरेंस पढ़ाया जाता है तो ये समझा जाता है कि इंश्योरेंस बहुत प्राचीन काल से चल रहा था। हम्म। और इंश्योरेंस को हम लोग अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से आज भी अपने समाज में देखते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आमतौर पर बहुत सारे घरों में ऐसा होता है जिसमें घर में कई सदस्य होते हैं, चार पांच भाई बहुएं बच्चे वगैरह होते हैं। एक भाई कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियली काम कर रहा होता है, हम्म। एक भाई नॉट सो गुड काम कर रहा होता है। और अगर कभी कोई भी जरूरत पड़ जाती है तो सब अपने एफर्ट्स पूल इन करके जिस भाई के ऊपर भी कमजोरी पड़ती है, जिसके परिवार में कमजोरी होती है, उसको सपोर्ट करते हैं। ये चीज आज भी चलती है सभी जगह पर। लेकिन ये जो चीजें होती है ये बहुत ही जिसको कहा जाए कि अनसिस्टमेटिक है, और कोई इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, और शायद इसमें एक्सपेंसेस भी ज्यादा पड़ते होंगे। तो उस और अब जो सिचुएशन आ गया है कि जैसे आपने देखा कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो हमें वापस इंश्योरेंस में जाना चाहिए।
मैं इंश्योरेंस की इवॉल्व करने की बात थोड़ा सा पीछे ले आना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कि ये माना गया है कि पुराने जमाने में भी इस प्रकार की जो अनफोर्सिन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस होती थी, सिचुएशंस होती थी, उस पर लोग अपना कोई ना कोई फाइनेंशियल टूल बना के रखते थे। और ऐसा माना जाता है कि जिस समय रोड्स आइलैंड थे, जो कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास हैं, वहां पर जो लोग होते थे अपने मर्चेंडाइज को शिप्स में या बोट्स में भेजते थे। तो वो मर्चेंडाइज जो है उसके बहुत सारे उस पर पेरिल्स इफेक्ट करते थे। उसमें रॉबर्स भी आते थे, उसमें बैड वेदर भी होता था, उसमें कलीजन भी होता था, फायर भी हो जाती थी क्योंकि उस जमाने में लकड़ी की शिप्स चलती थी। तो उससे बचने के लिए लोगों ने कुछ अरेंजमेंट करा हुआ था। और ऐसा लगता है आज की तारीख में जो इंश्योरेंस कंपनीज के लोग हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च करी है कि बहुत सारी चीजें हमने तब से अब तक कंटिन्यू करी हुई हैं। जो मॉडर्न इंश्योरेंस की शुरुआत हुई है, ये ऐसा माना जाता है कि 1776 में लंदन में एक एडवर्ड लॉयड नाम के एक व्यक्ति थे, एडवर्ड लॉयड। उनके यहाँ एक उनका कॉफी शॉप चलाते थे वो। तो उसमें बहुत सारे सेलर्स और शिपर्स जो शिप पे डिफरेंट काम करते हैं वो आकर के बैठते थे, वहां पर कॉफी पीते थे। एडवर्ड लॉयड काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, तो उन्होंने देखा कि ये लोग अपने नॉर्मली जो भी होता है अपने ट्रेड के बारे में बातें करता है। तो उन्होंने देखा कि लोग अपने ट्रेड के बारे में बात करते हैं, तो उनके ही वॉज इंटेलिजेंट पर्सन, और उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा और इवॉल्व करना चालू करा। तो पहले जो है उन्होंने एक अपना चार्ट टांगा कि जो शिप्स आते थे लंदन में और जो जाते थे वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने और थोड़ा सा उसको करा कि क्या वेदर कंडीशन है जब कोई शिप पोर्ट में एंटर होता है, शिप जाता है। और थोड़ा सा उसको करा कि वो एक रजिस्टर बना के रखने लगे जिसमें सारे सेलर्स और कैप्टन्स और शिप वाले जो थे उन सबको जो उसमें हेल्प मिलती थी कि कैसी कंडीशंस में मर्चेंडाइज आ रहा है, जा रहा है। और थोड़ा सा उन्होंने उसको और इम्प्रूव करा, और उसका बुलेटिन यूज करने लगे जो कि सारे वर्ल्ड में यूज होने लगा। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने और भी थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गया। उनके जो कॉफी शॉप थी, मुझे लगता है कि शायद उस जमाने में आज से 300-400 साल पहले की बात है, कॉफी शॉप तो सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए रह गई होगी। वो एक बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन हब बन गया था। और आज भी लॉयड सबसे बड़ा बिजनेस एंटिटी है पूरे वर्ल्ड में। लंदन में अभी भी इसका ऑफिस है। और लॉयड्स ने जो है बहुत सारे इंश्योरेंस के टर्मिनोलॉजीज इवॉल्व करे हैं। तो वहां पर क्या होता था कि छोटे छोटे से पिजन होल्स बने हुए थे जिसमें लोग बैठे रहते थे। और जब एक मर्चेंडाइज जाता था तो किसी भी शिप में उसको वो एडवेंचर बोलते थे कि कोई भी शिप एडवेंचर कर रहा है। तो जैसे ही वो एडवेंचर कर रहा है उस जमाने में मतलब कुछ भी नहीं मालूम है कब रफ वेदर आ जाएगा, कब क्या हो जाएगा। उस जमाने में एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं के बेसिस पर ही अपने जो है डायरेक्शंस देखते थे। और बहुत सारी चीजें थी भी नहीं, सेक्सटेंट वगैरह सब पुराने ओल्ड टेक्निक्स थे जिससे वो चलते थे। तो वहां पर उन्होंने कुछ पिजन होल्स बनाए थे जिसपे लोग बैठे रहते थे। और जो मर्चेंडाइज जाता था उस पर अपना एक स्टेक बना देते थे। जैसे लेटस से कि अगर 1 लाख रुपए का अगर मर्चेंडाइज जा रहा है, तो किसी ने कह दिया कि भाई ठीक है, अगर आप मुझे कुछ पैसे देंगे तो मैं 5,000 रुपए तक का इसका कोई रिस्क होगा तो मैं कवर कर लूंगा। तो लोग उसको जो है इस तरीके से कवर करते थे। तो जो एक पेपर घूमता था, उस पेपर पे जो भी टोटल उसकी मर्चेंडाइज की वैल्यू होती थी, और नीचे उसमें लोग लिख देते थे अपने जो पिजन होल में बैठे हुए कि ये हमारी स्टेक रहेगी। तो वो जो नीचे लिखते थे उसको अंडरराइटिंग बोलने लगे। तब से अंडरराइटिंग वर्ड आज तक चलने लगा है। और फिर ब्रिटिशर्स इंडिया में लेकर के आए थे जो आजकल मॉडर्न हमारा इंश्योरेंस है। और शायद सबसे पहला इंश्योरेंस 1853 के आसपास कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था। और उसमें सबसे पहले जो लाइफ इंश्योरेंस ही चालू हुआ था। एंड दिस वाज फॉर वाइट मैन ओनली, वाइट स्किन जो यूरोपियंस थे उनके लिए था। बट ग्रेजुअली दिस इम्प्रूव्ड। और उसके बाद फिर जो है 19वीं सेंचुरी आते आते देश में देशभक्ति की भावनाएं बहुत प्रबल हो गई। और बहुत सारी छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनीज भी चालू हुई, बैंक्स भी चालू हुए। तो ये जो छोटी इंश्योरेंस कंपनीज थी, इन्होंने अपने देशभक्ति के पूर्ण के हिसाब से नाम रखे। तो मैं जिस कंपनी से रिटायर हुआ हूँ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एक रेड्डी ब्रदर्स थे तमिलनाडु में, मद्रास में इनफैक्ट। तो इनके अंदर भी देशभक्ति की भावना थी और इन्होंने ऐसा नाम रखा यूनाइटेड इंडिया। तो ये वो जमाना था जबकि उस समय जब देश में आजादी की जो है भावनाएं चल रही थी, तो उसी प्रकार से वो लोग नाम रखते थे। और फिर ये पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन गई। फिर इसकी जो लाइफ इंश्योरेंस की बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी, वो आज भी जो है मद्रास की आइकॉनिक बिल्डिंग है। और अगर तमिल फिल्म में कोई देखता हो तो जैसे दिखाते हैं ना किसी फिल्म में कि इस सिटी में कोई आया है, जब भी हीरो या कोई कैरेक्टर फिल्म में आता है, तो फिल्म तमिल में की जो फिल्में होती हैं
मद्रास में गया था तो मद्रास का स्टेशन दिखाते हैं और फिर एलआईसी वाली बिल्डिंग दिखाते हैं। हाँ। और ये एलआईसी की बिल्डिंग जो बनाई थी इन्होंने, वो इंस्पायर हुए थे यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग से। हम्म। तो इस प्रकार से फिर हो गया। फिर 1972 के आसपास गवर्नमेंट ने सारी कंपनीज को मर्ज कर दिया। उस जमाने में लगभग 107 के आसपास प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होती थी, कॉपरेटिव सेक्टर्स होते थे इंश्योरेंस कंपनी के, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की जनरल इंश्योरेंस सेक्शन होते थे, और कुछ फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज होती थी। इन सबको मर्ज करके और 4 सरकारी कंपनियां उन्होंने बना दी थी। हम्म। और गवर्नमेंट का ये प्लान था और काफी उसमें सक्सेसफुल रही। तो क्योंकि ताकि वो चाहते थे कि ये इंश्योरेंस कंपनी सब तक, हर व्यक्ति तक रीच करे। तो हम्म। शुरू में ये इंश्योरेंस कंपनियां केवल और केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं उनमें थी। हम्म। बाद में इसका एक्सपेंशन चालू हुआ, हम्म। और फिर छोटे छोटे शहरों शहरों में भी खोलने लग गए। और 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन उन्होंने इंक्लूड करा था। उसमें हम्म। ये करा था कि बैंकिंग और इंश्योरेंस की फैसिलिटीज हम्म। जहां पर भी ऐसी आबादी हो जो 2000 लोगों की आबादी हो, वहां तक वो उसको पहुंचनी चाहिए। तो हम्म। बहुत सारे और भी ऑफिस खोले गए थे। और अब जो हालत आ गई है कि जब से इंटरनेट आ गया है तो लोगों की रीच और बढ़ गई है। तो हम्म। पहले क्या होता था कि लोग इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिस में जाते थे, अब लोग डायरेक्टली अप्रोच कर लेते हैं। ये मोबाइल पे भी ऐप अवेलेबल हैं और हम्म। इंटरनेट पे भी अवेलेबल, इस तरीके से रीच करते हैं। हम्म। लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर हमारे देश में अंग्रेजों के टाइम में जब ब्रिटिश लोग थे, सन 1912 में इंश्योरेंस एक्ट बनाया था। और हम्म। फिर उसके बाद इस एक्ट को दोबारा जो है 1938 में रिवाइज करा था। हम्म। और उसके बाद फिर आईआरडी एक्ट बना था। ये हम्म। बना था 1999 में। तो हम्म। इस प्रकार से ये हमारा इंश्योरेंस का जर्नी है। हाँ। और आपने सही कहा कि लोग इसको लेते नहीं थे पहले। लोगों के पास पास अवेयरनेस भी नहीं थी, इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं थी। तो हम्म। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चालू करी थी उस जमाने में, जिस जमाने में ये नया नया नेशनलाइज करा था। इसको छोटे छोटे ऑफिस शहरों में लेकर के गए थे, तो लोगों को मालूम पड़ने लगा था। फिर गवर्नमेंट ने उस समय एक स्कीम निकाली थी, आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम्म। और आईआरडीपी प्रोग्राम के द्वारा जो है, जो उस जमाने में क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उस जमाने में हमारे बहुत अच्छी नहीं थी हमारे देश की, हम्म। कैटल इंश्योरेंस होते थे, एग्रीकल्चर पंपसेट के इंश्योरेंस होते थे। तो रूरल बैकग्राउंड के जो लोग थे उनके पास भी पहुंचने लगा था। 1939 से मोटर इंश्योरेंस कंपलसरी कर दिया गया था, क्योंकि मोटर इंश्योरेंस में ये होता था कि सड़क पे चलती थी और किसी के भी एक्सीडेंट से फेटल एक्सीडेंट हो सकता था, डेथ भी हो हम्म। सकती थी, या उसको जो है डैमेज भी हो सकता था पर्सनल। तो इसकी वजह से उन्होंने जो है एक हम्म। मैंडेटरी कर दिया था ये इंश्योरेंस। और 1987 में गवर्नमेंट एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के आई थी, जिसको कि 1995 के बाद से, मगर मुझे लगता है हम्म। उसने ज्यादा जोर पकड़ा और लोगों को समझ में आने लगा कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। सन 2000 से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आई थी। और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को इसलिए इंट्रोड्यूस करा था गवर्नमेंट ने कि नई टेक्नोलॉजीज आएगी। हम्म। तो इतना जरूर अच्छा हुआ है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के आने के बाद। अन्य चीजें जो अच्छी हुई वो अच्छी हुई, लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि उनके एडवर्टीजमेंट्स बहुत आए और लोगों हम्म। में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। हम्म। तो अब जो है काफी इंश्योरेंस बढ़ गया है। जो अर्बन मार्केट है हमारे देश का, उसमें पहले सबसे ज्यादा हमारा मोटर का इंश्योरेंस होता था, हम्म। लेकिन अब हेल्थ का इंश्योरेंस बहुत बढ़ गया है। हम्म। और लाइफ इंश्योरेंस एज यूजुअल बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारे देश में। ऐसा देखा जाता है कि फॉरेन के मुकाबले अभी भी इंडिया में इंश्योरेंस बहुत कम होता है। क्या ऐसा सच है? बिल्कुल सच है ये, हाँ। कि फॉरेन के मुकाबले हमारा बहुत कम होता है, क्योंकि हम्म। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है। हम्म। और इसके बहुत सारे लोगों ने रीजंस एनालाइज करे हुए हैं। हम्म। लेकिन मुझे अपना ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें फ्री में भी प्रोवाइड करती है, तो एक बार जब फ्री में प्रोवाइड करने लग जाती है तो हम्म। बहुत सारा हमारा एक नीश सेक्शन होता है हमारी सोसाइटी का, हम्म। इसलिए लगता है कि वो इस फैसिलिटी को अवेल करे। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने करा है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कर दिया गया। हम्म। तो ये ले लेना चाहिए, जब अगर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है तो ये ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार से और भी जो चीजें जब भी स्कीम्स आती है, तो इसके कारण से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हम 5 लाख रुपए का ले रहे हैं इंश्योरेंस, ये सफिशिएंट है, काफी है। अ, हम्म। और शायद ये काफी नहीं है, 5 लाख रुपए बहुत छोटा सा अमाउंट है। हम्म। इससे इतना जरूर फायदा हो गया है कि लोगों में अवेयरनेस हो रही है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बढ़ रहा है। पेनिट्रेशन ना होने का सिर्फ यही कारण है कि हमारे देश में उतना अनिवार्य नहीं है जितना कि अन्य देशों में है। जैसे कि हमारे देश में आज भी कार की रिपेयरिंग के कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, हम्म। क्योंकि अन्य देशों में रिपेयरिंग की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वो फेंक देते हैं गाड़ी। हम्म। हम्म।
जबकि हमारे यहाँ पर अगर हो भी जाता है तो बहुत ही रेयर केस में जाकर के उसको फेंकते हैं, कोशिश ये करते हैं उसको रिपेयर करा लें। तो ये सब कुछ एक कारण है, इसकी वजह से पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं है। हम्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में अवेयरनेस तो है। हाँ, तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को ये बताइए कि क्यों इम्पोर्टेंट है इंश्योरेंस लेना। तो क्या क्यों जरूरी है उनके लिए लेना, और क्या गलत फहमी है उन्हें इसके बारे में, इंश्योरेंस लेना क्यों नहीं बहुत लेते ज़रूरी हैं लोग। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को वो समझें, और ये समझें कि जो उन्हें गलत फहमी है उसको दूर करें और लेना शुरू कर दें। बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। असल में एक हमारे देश में एक और भी फ्रेज है, चलता है, हम्म। चलता है, ऐसा होता रहता है, क्या हम्म। फर्क पड़ता है। हम्म। तो मोटर का इंश्योरेंस मैंडेटरी इंश्योरेंस होता है, हम्म। और अगर मोटर का इंश्योरेंस ना लिया जाए, मैंने हम्म। देखा है कि इसमें लोग बहुत मुसीबतें पड़ जाते हैं। हम्म। इवन कुछ को मैंने जेल भी जाते हुए देखा है कि हम्म। अगर उन्होंने गलत इंश्योरेंस ले लिया, सस्ता इंश्योरेंस ले लिया, हम्म। फर्जी इंश्योरेंस ले लिया, और उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो कोर्ट में फिर उसमें जो है, जो हम्म। भी विक्टिम होता है उसकी फैमिली मेंबर्स को हम्म। कॉम्पनसेशन अवार्ड करता है। हम्म। और वो अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो फिर जिसके नाम से व्हीकल है, उस व्हीकल ओनर को अपने जेब से वो पैसा भरना पड़ता है। हम्म। बहुत हैवी अमाउंट हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग कभी, हो सकता है गलती से डिसेप्शन हो जाता हो, या कुछ लोग किसी टेम्पटेशन की वजह से जाकर के कोई हम्म। अवैध टाइप का इंश्योरेंस, फर्जी इंश्योरेंस करा लेते हैं, हम्म। और उसको इंश्योरेंस करा करके इस लपेटे में आ जाते हैं। हम्म। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। हम्म। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अ, हमारे देश में जैसे कॉम्पनसेशन हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरे देशों में नहीं होता होगा, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ पर खरीदनी पड़ती है। हम्म। ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज हैं कि वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आप बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ सकते हैं, अगर हम्म। कोई हम्म। प्रॉब्लम होती है, कोई हेल्थ की रिलेटेड इशू होता है। जी। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे देश में ऐसा नहीं है, अगर हेल्थ की कोई इशू होती है तो सरकारी हॉस्पिटल तो फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ। तो ये सब चीजें कुछ है इसकी वजह से। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज के तारीख में जो यंग जनरेशन है, हम्म। जो जॉब में आ गए हैं, जो फास्ट जिनकी लाइफ है, वो इन फिर प्रॉब्लम्स में नहीं जाते हैं कि हम फ्री के चक्कर में जाएं। वो कोशिश करते हैं कि एक अच्छा इंश्योरेंस ले लें, एक रीजनेबल अमाउंट का इंश्योरेंस ले लें, और इंश्योरेंस भारत में बहुत सस्ता भी है। हम्म। तो इसलिए जो है, हम लोग जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, ये काफी इसको इंश्योरेंस को एडवर्टाइज करती रहती हैं। और हम्म। अभी आईआरडीए जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस की, हम्म। उसने इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का नारा दिया हुआ है। हम्म। तो इन्होंने स्टेट स्टेट इंश्योरेंस प्लान बनाए हुए हैं, जिसमें कि सभी इंश्योरेंस कंपनी के लोग मिल करके और जा करके इंश्योरेंस के बारे में लोगों को एडवर्टाइज करते हैं, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाते हैं। जी। अ, ये इस प्रकार के कार्य हो भी रहे हैं काफी हम्म। सारे। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो काफी बढ़ रहा है, मोटर इंश्योरेंस भी काफी बढ़ रहा है। हम्म। कुछ चीजें जो हैं वो मुझे लग रहा है कि शायद जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको गवर्नमेंट के तरफ से भी उसको हम्म। अपना इम्प्लीमेंटेशन उसका अच्छा हो, तो उसकी भी जरूरत है। हाँ, तो ये जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, अभी आपने जी। मोटर इंश्योरेंस भी बताया, हेल्थ इंश्योरेंस भी बताया, तो लाइफ इंश्योरेंस कैसे इनको हेल्प करता है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि कई बार लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं, टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं, जहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ उनको बेनिफिट होता है, बाद में रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये टर्म इंश्योरेंस के महत्व को बताइए, ताकि उनकी लाइफ को अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है, ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट करता है इसके बारे में। क्योंकि अवेयरनेस शायद कम है, लोग बहुत कम लेते हैं टर्म इंश्योरेंस। आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में बस वही है कि मुझे लगता है कि वो टेम्पटेशन आ जाता है कि जब जाकर के वो किसी इंश्योरेंस एजेंट से बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से, और हम्म। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बताता है कि इस इंटरवल के बाद हम इतना पैसा मिल जाएगा, इतने के बाद इतना मिल जाएगा, तो हम्म। वो काफी टेम्पटिंग होता है। हम्म। और जब उन्हें ये लगता है कि नहीं, हम इसमें सिर्फ पैसा दे रहे हैं और हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो हम्म। इतना टेम्पटिंग नहीं होगा। लेकिन मुझे फिर से लग रहा है कि जो आजकल यंग जनरेशन है, जिसको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिनके पास, हम्म। और वो समझ सकते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट वो अपने पास रखें। हम्म। इन्वेस्टमेंट कभी भी दो चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। हम्म। और इन्वेस्टमेंट के आज की तारीख में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हम्म। जिसमें बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स भी आ रहे हैं। हम्म। लाइफ इंश्योरेंस में पहले एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता था, एटीसी का बेनिफिट मिलता था। हम्म। लेकिन इस बार का जो बजट आया है, जी। उसमें अब जो न्यू रिजीम आई है टैक्स की, उसमें वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है हम्म। एटीसी का बेनिफिट, क्योंकि न्यू रिजीम में वैसे ही आप 12 लाख रुपए तक आप टैक्स के जी। बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं। हाँ। हाँ। तो ये भी एक चीज था, मुझे लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट ने हो सकता है ये सोचा हो
क्योंकि एटीसी की वजह से लोग बहुत उसमें इंटरेस्टेड होते थे। हम्म। लेकिन टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। एक कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, इसकी अलग अलग कैलकुलेशन होती है। लोग हम्म। ये मान के चलते हैं कि आपकी मंथली सैलरी जितनी है, कम हम्म। से कम उसका 100 गुने का टर्म इंश्योरेंस तो होना चाहिए। जी यानी हाँ। अगर 1 लाख रुपए की हमारी मंथ की इनकम है, तो हम्म। कम से कम 1 करोड़ का तो हम इंश्योरेंस ले ही लें। बिल्कुल दो बिल्कुल। एडवांटेज होते हैं, यंगर जनरेशन यंगर एज में लेने में प्रीमियम बहुत कम जाता है, जी। और जितना एज बढ़ती जाती है उतना प्रीमियम ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। हम्म। तो शुरू की एज में लेने से इसको बहुत ज़रूरी है। और हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको कैलकुलेट करे, तो हम्म। ये देखेगा कि टर्म इंश्योरेंस में जितना प्रीमियम जा रहा है, हम्म। और वैसे वो एक रेगुलर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जितना प्रीमियम दे रहा था, वो हम्म। उसका कई गुना ज़्यादा होता है जो हम्म। लाइफ इंश्योरेंस देता है। जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस में उसको इंडाउमेंट मिलता है, या फिर सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। हम्म। वो कितना पैसा आज की तारीख में जो दूसरे टूल्स अवेलेबल हैं, उन हम्म। टूल्स में अगर इन्वेस्ट करे कोई भी व्यक्ति, हम्म। तो उसे बहुत ज्यादा उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। हम्म। तो वैसे भी बिल्कुल सीधी सी बात है कि किसी भी चीजें, कोई भी चीज हो, जितनी प्लेन एंड सिंपल रहती है उतना अच्छा है। टर्म इंश्योरेंस ही लेना हाँ। चाहिए। हाँ। एंड यंगर जनरेशन मस्ट गो फॉर टर्म इंश्योरेंस। एल्डर थैंक यू। जनरेशन के लिए तो मुश्किल होता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस यंगर जनरेशन शुड एंड मस्ट। सिर्फ उनको बिल्कुल। यही सोचना है कि उनको 100 गुने अपनी मंथली सैलरी का करना है, या 200 गुने करना है। हम्म। दैट दे हैव टू सी, अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख करके करना हाँ, चाहिए। मुझे लगता है कि ऑडियंस को क्लियर हुआ होगा इस टर्म इंश्योरेंस के बारे में, जो कि ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। बस एक आपसे इस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, उसका जनरल इंश्योरेंस भी चीजों का करते हैं, घर का, कार का, इस तरह से चीजों का। तो अगर किसी के पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो सबसे पहले उसे किस इंश्योरेंस को लेना चाहिए? ये सीधा सा इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज पर हैं। हाँ। अगर मान लीजिए हमने बिल्कुल नई नई नौकरी ज्वाइन करी है, हाँ। और अभी स्टूडेंट से निकल के अर्निंग, यूँ कह लूँ कि हम्म। नई नई अर्निंग चालू करी है, और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, ना मकान है, ना फैमिली है, ना कुछ है, हम्म। तो मुझे उस समय स्ट्रेट अवे टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। जी। अगर मेरी मेरी एज 60 साल के आसपास है और मेरे पास रिटायरमेंट के पेंशन आ रही है, हाँ। तो मेरे लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महत्व रखता नहीं है उस जमाने में, उस जी एज में। हाँ। अगर मैंने कार परचेज करी है, तो मुझे हर हालत में मोटर इंश्योरेंस ले ही लेना चाहिए, हम्म। क्योंकि कोई भी मिसफॉर्च्यून होता है तो वो बहुत ही उसका ड्रास्टिक इफेक्ट होगा। जी हाँ। अगर मैंने जो है मकान लिया है, तो हाउस का इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। हम्म। हाउस में नॉर्मली जो है फायर का इंश्योरेंस होता है। हम्म। अ, इसके अलावा एक मेरे पास इंश्योरेंस पर्सनल एक्सीडेंट का जरूर होना चाहिए। वैसे हम्म। तो बहुत सारी चीजें आजकल पर्सनल एक्सीडेंट दे रही है। आप अगर बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो भी 2 लाख रुपए का हो जाता है। जी हाँ। लोगों को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता। लेकिन हम्म। पर्सनल एक्सीडेंट चूंकि एक ऐसा है जिसमें प्रीमियम का रेट बहुत कम है, हम्म। तो अगर आपने टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का लिया है, तो पर्सनल एक्सीडेंट कम से कम 2 करोड़ का जरूर लीजिए। हम्म। 2 करोड़ का जरूर, और पर्सनल एक्सीडेंट का प्रीमियम बहुत कम है। और हम्म। सबसे बड़ी चीज ये है कि लाइफ इंश्योरेंस की तरह से जो जनरल इंश्योरेंस है वो बिल्कुल रिजिड नहीं रहता। हम्म। हमारे यहाँ प्रीमियम डिस्काउंट होता है। हाँ हाँ। तो डिस्काउंट होने की वजह से वो इतना कम पड़ जाता है पर्सनल एक्सीडेंट वाला, कि हम्म। आपको पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। हम्म। और अगर किसी के पास कोई बिजनेस ऐसा है जिस बिजनेस में उसको फायर का रिस्क है, या मैरीन का रिस्क है, मतलब ट्रांजिट का रिस्क है, तो उस बिजनेस से संबंधित उसको इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए। हम्म। इंश्योरेंस में एडवांटेज यही है इस समय भारत में, कि डिस्काउंटेड प्रीमियम्स अवेलेबल हैं हम्म। जनरल इंश्योरेंस में। तो ऐसी हालत में प्रीमियम ज़्यादा नहीं होता है, प्रीमियम बहुत कम है। लेकिन रिस्क अगर हम पूरा ले लें, जो सारे के सारे पैरल्स अगर हम कवर कर लें, ऐसा इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो हमें बिल्कुल इस तरफ से माइंड फ्री रहेगा हमारा, और हम अपने जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर कंसंट्रेट कर सकेंगे। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि किस तरह से लोगों को इंश्योरेंस के बारे में समझना चाहिए, और मतलब वन बाय वन लेना चाहिए। कि सबसे जी। पहले अगर कम एज है तो टर्म इंश्योरेंस ले लें, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लें, ताकि उनको जरूरत हो जब कभी इमरजेंसी आ हेल्थ जाए, इंश्योरेंस, उनकी आए या उनके पेरेंट्स की आए, तो वो उस पर खर्च कर सकें, मतलब उसमें उनके उनका गोल्स ना अफेक्ट हो वो। ये आपने भी अच्छा आइडिया दिलाया। हम्म। मैं हेल्थ के बारे में कहना भूल गया था। हम्म। हेल्थ के साथ समस्या ये है कि 65 साल से पहले ही ले सकते हैं उसको। जी हाँ। 65 के बाद उसमें एंट्री अलाउड नहीं है। हम्म। तो हेल्थ भी तुरंत ले लेना चाहिए, जैसे हम्म। ही नौकरी में गए, जैसे टर्म लिया उसी समय हेल्थ भी ले लेना चाहिए। और हेल्थ को लाइफ लॉन्ग रखना चाहिए। जी हाँ। और हेल्थ में आजकल ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं कि कम प्रीमियम में, क्योंकि एक सुपर टॉपअप नाम की एक पॉलिसी आई हुई है। तो हम्म। अगर आप किसी के लिए 1 करोड़ का प्रीमियम लेंगे, तो जो प्रीमियम आएगा, लेटेस्ट से, अगर ऐसे ही रफ अंदाजा कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वो
50,000 रुपए का प्रीमियम आता है 1 करोड़ हाँ। के लिए। और वो सुपर टॉपअप के थ्रू लेगा कि शुरू में उसने 5 लाख लिया और 95 लाख उसके ऊपर सुपर टॉपअप का ले लिया, हम्म। तो हो सकता है कि टोटल प्रीमियम उसका जो है 10 या 12 हजार में हो जाएगा। तो 50,000 से 10-12 हजार का इतना डिफरेंस आ जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये टूल अवेलेबल है। हम्म। तो सुपर टॉपअप जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस साथ साथ लेना चाहिए। हाँ। वैसे भी हेल्थ इंडस्ट्री जो है, वो उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। दवाओं हाँ, की कॉस्ट, टेस्ट की कॉस्ट, आप देखिएगा हर साल जो है 10-12% बढ़ जाती है। तो इस वजह हाँ, से भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब कौन सी बीमारी आ जाएगी। जैसे कोरोना ही आ गया और उस समय लोगों को बहुत जरूरत पड़ी, और तब उन लोगों ने महत्व को समझा, उसके महत्व को। उससे पहले शायद मेरे ख्याल से आपके पास होंगे आंकड़े कि उससे पहले और बाद के आंकड़ों में फर्क आया होगा, कि हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा लोग लेने लग गए थे फिर। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस काफी लोग बढ़ रहे जी। हैं। उसमें इसमें एक चीज और भी होती है हेल्थ में, जो टीपीए होता है। हम्म। तो अब क्या हो गया है कि एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक पर्टिकुलर एक बीमारी का एक प्रोटोकॉल होता है, जिस प्रोटोकॉल के हिसाब से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उसका ट्रीटमेंट करता है। हम्म। तो पहले ऐसा होता था, बहुत सारे छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में होता था हम्म। कि ऐसे टेस्ट करा दिए जाते थे पेशेंट के जो हाँ। कि उससे कंसर्न में नहीं है। हाँ। तो अगर टीपीए के थ्रू जाता है तो टीपीए उन चीजों पर चेक रखता है, हम्म। क्योंकि टीपीए में भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं टीपीए के हम्म। अंदर। तो हम्म। वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसे प्रोटोकॉल से बाहर के जो ट्रीटमेंट होता है, प्रोटोकॉल से बाहर का जो उसका हॉस्पिटल में स्टे होता है, या हम्म। ट्रीटमेंट या प्रोटोकॉल के बाहर जो मेडिकल टेस्ट होते हैं इवैल्यूएशन के, वो हम्म। सारे चीजों पर वो टीपीए चेक लगा देता है। हाँ। तो एक लेमैन के लिए फायदेमंद है। जी हाँ। और इसके अलावा एक चीज और होती है कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि उन्होंने कितना रूम रेंट का लिया हुआ है, कितना ये लिया हुआ है। इस तरह के वजह से भी बहुत सारे लोगों के क्लेम्स में प्रॉब्लम आती है, कि अगर उन्होंने कुछ कैप लगा है या क्या है, उससे ऊपर का अगर हो जाता है तो ज्यादा उनको लगता है कि सिर्फ 2,000 रुपए ही एक्स्ट्रा दे रहे हैं रेंट का, लेकिन उनके बिल पे ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ऐसा भी। जी, जी, अ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही बात कही है। हाँ। एक्चुअली क्या है कि हॉस्पिटल जो है एक प्रॉफिट सेंटर होता है। हम्म। तो हॉस्पिटल एक ऐसा एग्रीगेटर होता है जिसमें बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी आता है, उसके बाद हम्म। उनके ऑफिस के स्टाफ भी होते हम्म। हैं, उसके अलावा वहाँ पर एक कैंटीन वाला भी होता है, जो जी कैंटीन हाँ। जो सप्लाई कर रहा होता है, हाँ। और उसके हॉस्पिटैलिटी वाले भी होते हैं जो कि वहाँ पर रूम वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं। हम्म। तो हॉस्पिटल एक ऐसा एग्रीगेटर होता है। जी। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को टेम्पटेशन हो जाता है कि वो ज़्यादा अच्छे रूम में रह जाते हैं। जी। तो यहाँ पर ये समस्या आ जाती है कि वो ज़्यादा अच्छे रूम में रह जाते हैं। हम्म। इसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ पॉलिसीज निकाली हैं। हम्म। या तो ये है कि हमें अपना मालूम होना चाहिए कि हमारा कितना कैप लगा हुआ है। हम्म। नॉर्मली 1% का ऑफ रूम रेंट होता है, जो हमारा सम इंश्योर्ड होता है उसका नॉर्मली 1% होता है, हम्म। क्योंकि मैक्सिमम लेटेस्ट से 5,000 रुपये। तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है। हम्म। तो ये इंश्योर्ड देख सकता है या टीपीए से पता कर सकता है बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू द हॉस्पिटल। वैसे भी हम हॉस्पिटल में एक टीपीए टीपीए की एक डेस्क रहती है जो कि आपको इस चीज में गाइड कर सकता है। तो हाँ। अगर हम उसी समय ज्यादा महंगा रूम नहीं लेंगे तो हमें ये इश्यूज नहीं आएंगे। दूसरी हम्म। चीज क्या है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम वहां पर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए गए हैं। हम्म। वी हैव नॉट गॉन देयर टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लग्जरी रूम। हम्म। क्योंकि लग्जरी रूम कितना भी हो जाए उससे कोई ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता, मेडिसिन तो वही होनी होती है, और हम्म। मेडिसिन का प्रोटोकॉल भी सेम होता है। हम्म। कुछ पॉलिसीज अब ऐसी बन के आ गई हैं जहां पर अगर एक पेशेंट किसी और के साथ रूम शेयर करता है हम्म। तो फिर वो अनलिमिटेड एक्सपेंसेस तक का रूम में रह सकता है। अच्छा अच्छा। वेरी हाँ, गुड। ये भी हो हाँ। सकता है। बिल्कुल। और इन्हें ये भी बताने की जरूरत है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो लिया है उन्होंने, तो वो लेते समय किस सावधानियों को बरतें। वो थोड़ा सा आप अगर इस पे प्रकाश डालें तो बेटर रहेगा। कि कोई ले रहा है, परचेज कर रहा है, तो उसे क्या क्या समझना चाहिए कि कैसे लें, मतलब कैसे समझें कि सही पॉलिसी ले रहे हैं। कई बार इंश्योरेंस एजेंट वगैरह जिसमें उनका कमीशन ज्यादा है या क्या है, उस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने लग जाते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस कैसे हो कि हम सही मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, या हम किन बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहले तो जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सारे के सारे अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर होते हाँ। हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही पार्टीज, जो हम्म। इंश्योरेंस कंपनी है और जो इंश्योर्ड है, दोनों ही हम्म। पार्टी पूरी तरीके से ऑनेस्ट वे में अपने विद क्लीन हैंड्स आए हैं। बिल्कुल। हाँ। तो किसी भी पेशेंट को कोई भी चीज या किसी भी प्रपोजर को हम्म। कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। हम्म। क्योंकि अगर किसी ने छुपा दिया हम्म। और उसके बाद डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर सबसे पहले सवाल पूछेगा, भाई कब से बीमारी चल रही है, कब से हाँ। तकलीफ है, वो बता देगा। उसी समय हम्म। बता देगा कि ये तकलीफ तब से चल रही है। हम्म। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो जाएगी और उसमें वो फिर एक्सक्लूजन में आ जाता है। हाँ।
तो इसके लिए कभी भी हम जब इंश्योरेंस लेने चले जाएं तो कभी भी उसको छुपाए नहीं। और जी। अभी एक रिसेंटली आईआरडीए ने एक अमेंडमेंट भी करा है। पहले 48 मंथ्स का यानी 4 साल का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लॉज होता था, जो हम्म। उसको घटा के अब 36 मंथ्स का कर दिया गया, हाँ, 3 साल हाँ। का कर दिया गया। जी। तो आईआरडीए जो है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक होता चला जा रहा है। हम्म। तो इसमें हम लोग के लिए जरूरी है कि हम एज ए पेशेंट या एज ए प्रपोजर जो है अपनी बात को बिल्कुल एक तो सच बताएं। हम्म। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें होना चाहिए कि गॉड फॉरबिड अगर किसी के साथ कोई बुरी हालत आती है, कोई बीमार पड़ता है, हम्म। तो वो सिर्फ अपना ट्रीटमेंट लेगा। हाँ, ही इज नॉट गोइंग देयर टू रिलैक्स। बिल्कुल। क्यों? और तीसरी चीज ये है कि ये भी समझना पड़ेगा कि जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है, इट इज पेन टू रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। एक हाँ। मेंबर जाता है, तीमारदार रहता है वहां पर, साथ में रहता है, एक हम्म। देखता रहता है, तो ये इट इज अ पेनफुल थिंग। तो हम्म। ऐसा भी नहीं हमें सोचना चाहिए कि हमने अगर इंश्योरेंस कराया और क्लेम नहीं लिया तो हमसे कोई चीज छूट गई, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हम्म। वी शुड बी थैंकफुल कि भगवान ने हमें जो है सिर्फ पैसा लेके छोड़ दिया है। जैसे ये हम्म। जस्ट लाइक मंदिर में जाते हैं, पैसा देकर आ बिल्कुल। जाते हैं। तो उसी प्रकार से है, क्योंकि अगर जो पेशेंट होगा, इंजेक्शन तो उसी की बॉडी में लगाया जाएगा, हाँ। उसकी फैमिली मेंबर्स को ही पेन होगा, वही जी। सारी तीमारदारी करेंगे। और फिर बाकी चीजों के खर्चे, फल के और दूसरी चीजों के जो खर्चे होते हैं। जी। तो इसलिए बीमार ना पड़ना ज्यादा अच्छा है। हम्म। और क्लीन हैंड से जाएंगे तो कोई ऐसा उसमें समस्या आती नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की बातें हमारे ऑडियंस ध्यान रखेंगे कि कोई बात बीमारी छुपाए नहीं, और ये ना सोचें कि हम वहां किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा रूम चाहिए। जितने में जो उनकी पॉलिसी में जैसा लिखा है उसको समझें, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को, और टीपीए से पूछें जाके, और उसके अनुसार ही काम करें। तो उनको बिल्कुल, आगे क्लेम लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। एक राइट। इसमें मुझे एक केस याद आ रहा है। हम्म। एक बार एक सज्जन थे, वो उनको जो है हार्ट की प्रॉब्लम थी। हम्म। तो उनके जो डॉक्टर साहब थे वो डेंटिस्ट थे। हम्म। तो अब डेंटिस्ट हार्ट का ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है? अरे। अब वो काफी नाराज थे कि जाहिर है कि उनको क्लेम का पेमेंट नहीं हो पा रहा था। हम्म। तो बहुत मुश्किल है ऐसे में क्लेम का पेमेंट हो पाना। हाँ। डेंटिस्ट किस प्रकार से हार्ट का ट्रीटमेंट कर देगा? हम्म। तो ये सब भी देखना पड़ेगा। अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या गड़बड़ था, ये तो ऑब्वियसली कोई भी समझ सकता है हम्म। कि समथिंग वाज नॉट अप्रोप्रिएट देयर, हाँ। इसी वजह से ऐसा हो रहा था। तो हम्म। अगर हम अपने क्लीन हैंड से जाते हैं और कॉमन सेंस से जाते हैं, रीजनेबल केयर करते हैं, बस इतना ही चाहिए होता है इंश्योरेंस में, और कुछ खास चीज नहीं चाहिए। जी। ठीक है। अच्छा, अब आप तो हैं ही हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, तो जी। जितने भी व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं उनको कराने से पहले किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें मैक्सिमम इंश्योरेंस मिल पाए जब उनका कोई एक्सीडेंट हो? उनको ये जानकारी होनी चाहिए किस चीजों का पेमेंट नहीं होता है, किस चीज का होता है, या कोई इस तरह का टॉपअप हो जिससे उनका पूरा कवर हो जाए। तो ऐसा कुछ होता हो तो आप इन लोगों को जानकारी दीजिए। हाँ, आप बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मोटर इंश्योरेंस पर अक्सर बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। हाँ। एक तो जैसा मैंने बताया कि हमारा इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है वो अटमोस्ट गुड फेथ पे होता है। हम्म। तो दोनों ही पार्टीज को गुड फेथ रखना पड़ेगा। हम्म। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके ऊपर तो बाउंडेशन रहती है, हम्म। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी ड्राफ्ट करी हुई है। हम्म। तो जब भी कोई भी कोर्ट या कोई भी क्वासी जुडिशियल बॉडी में जाता है, तो हम्म। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी वाले डिसएडवांटेज में रहते हैं, बिकॉज पॉलिसी की वर्डिंग हमने ड्राफ्ट करी हुई है। जी। लेकिन दो चीजों की यहाँ पर उम्मीद करी जाती है। हम्म। एक तो कोई भी जो प्रपोजर है वो पूरा इंश्योरेंस ले, हाँ। इंश्योरेंस पूरा लेना चाहिए उसे। उस समय टेम्पटेशन में नहीं आना चाहिए कि कम प्रीमियम पड़ रहा है तो हम ये वाला इंश्योरेंस ले लें। हम्म। क्योंकि ठीक है। होता यह है कि एक बेसिक इंश्योरेंस होता है, फिर उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। जैसे मैं हम्म। कार के बारे में बताता हूँ कि कार के इंश्योरेंस में एक बेसिक कार का इंश्योरेंस हो गया। फिर हम्म। उसका जो है उसका की का कवर आ गया। अब हाँ। कार की जो चाबियां हैं, वो चाबी भी 50,000 रुपए की होती है। हाथ से गिर जाए और पीछे से कोई ट्रक उसके ऊपर से निकल जाए तो हम्म। 50,000 रुपए की चाबी टूट जाएगी। हम्म। तो, इस प्रकार से जो है, अगर चलती हुई गाड़ी किसी ऐसी जगह चली गई जहां पर कि पानी भरा हुआ है, हाँ, हाँ। उसमें इंजन में पानी घुस गया तो इंजन गियर बॉक्स डैमेज हो जाते हैं। हम्म। हम्म। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती है। तो इंजन गियर बॉक्स प्रोटेक्शन होता है, की कवर प्रोटेक्शन होता है, किसी का भी पर्सनल एक्सीडेंट का भी कवरेज आता है, रोड साइड असिस्टेंट का कवरेज आता है। हम्म। तो ये कस्टमर टू कस्टमर अपना देखना पड़ता है। नॉर्मली जो लोग इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं उन्हें रोड साइड असिस्टेंट जरूर ले लेना चाहिए। हम्म। हम्म। और अगर जैसे कोई रिटायर्ड व्यक्ति है और वो विद इन 10 किलोमीटर्स अपने घर के अंदर विद इन सेम सिटी हम्म। ज्यादातर घूमता है, तो रोड साइड असिस्टेंट के नहीं भी काम चल जाएगा उसके बगैर भी। हम्म। तो ये चीजें, दोनों चीजें अपनी देखनी चाहिए हम्म। कि हमारा इंश्योरेंस प्रॉपर हो, टाइम से हुआ हो। हाँ। अपना इंश्योरेंस हमेशा टाइम से पहले ही उसको रिन्यू करा लीजिए।
ये हम्म। बहुत जरूरी चीज है। एक दिन का भी गैप होने में उसको, ये रूल बना हुआ है कि उस गाड़ी का प्री इंश्योरेंस इंस्पेक्शन होगा। हाँ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको बिल्कुल टाइम से इंश्योरेंस करा लिया जाए। और जो भी उसके कवरेजेस हैं, नील डेप के कवरेज होता है वो लेते हैं, रिटर्न टू इनवाइस से कवरेज होता है, इसमें हम्म। टोटल लॉस होने पर जो है पूरा इनवाइस का पैसा मिल जाता है। हम्म। तो ये किसी में 5 साल तक है, किसी में 7 साल तक है, अलग हम्म। अलग कंपनियों में अलग अलग है। जी। तो ये वाला भी इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। हम्म। अ, और डिस्काउंट के फेयर में अगर जो लोग हैं, फिर हम्म। उनको इतना मतलब श्योर रहना चाहिए कि उन्होंने सारे के सारे जो उसके टॉप अप्स हैं, जो आपने बताया कि हम्म। हम लोग एड ऑन बोलते हैं उसको, हम्म। जितने एड ऑन्स हैं नेसेसरी वो उसने ले रखे हैं। हाँ। अगर उसने एड ऑन नहीं लिए हुए हैं तो फिर वहां पर मुश्किल हो जाती है। हम्म। हम्म। तो वो देख लेना चाहिए, टाइमली इंश्योरेंस करा ले। हाँ। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है कि कोई भी व्हीकल को जब वो चलाएगा, इनफैक्ट सारे इंश्योरेंस के लिए जरूरी होता है हम्म। कि ये लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, हम हाँ। जो कुछ भी कर रहे हैं। तो जैसे कार चला रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी ट्रकें चल रही होती हैं मल्टी एक्सल व्हीकल, जिसमें कि हाँ। कई सारे पहिए होते हैं। हम्म। आपने देखा होगा उसमें से एक पहिया उठा के चलाते हैं आजकल। हम्म। तो ये चीज गलत है। हम्म। वो एक पहिया उठाने की आपको जो है सुविधा इसलिए दी गई है कि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जहां पर भी आपको एक व्हील को, एक्सल को लिफ्ट करना हो, हम्म। तब आप उसको लिफ्ट करिए। हम्म। अदरवाइज क्योंकि ये मल्टी एक्सल व्हीकल है, इसका मास बहुत ज्यादा है, तो जाहिर इसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा। हम्म। तो ब्रेक लगाने में अगर अप्रोप्रिएट पॉइंट्स जो है सड़क से टच नहीं कर रहे होंगे, हम्म। तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने का, टॉपल होने का चांसेस ज्यादा है। उसमें रोड एक्सीडेंट होते हैं, डेथ हो हम्म। जाती है, गाड़ी भी डैमेज हो जाती है। तो ये रोड रूल्स को जो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, उसमें क्लेम्स में प्रॉब्लम आती है। हम्म। रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस हो प्रॉपर, मतलब जिसको हम लोग वैलिड एंड इफेक्टिव बोलते हैं। हम्म। ऐसा नहीं हो कि एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस चला रहा हो, या हम्म। ऐसा ना हो कि वो स्कूटर का ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए और ट्रक चला रहा है। जी तो हाँ। वैलिड एंड इफेक्टिव होना चाहिए। हम्म। उसके अलावा उस व्हीकल से संबंधित जितने भी व्हीकल और डॉक्यूमेंट्स हैं, हम्म। पॉल्यूशन भी मांगते हैं आजकल। हम्म। हालांकि पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट अभी जनरल इंश्योरेंस के क्लेम्स में नहीं है। हम्म। बीच में पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया था कि पॉल्यूशन होना अनिवार्य है। हम्म। तो ये व्हीकल और डॉक्यूमेंट रखें वो अपना, हम्म। और एज पर रूल चलें, सब ठीक रहेगा। ओके। अच्छा, एक चीज और है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसकी व्हीकल से, और उसके व्हीकल में तो नहीं बहुत चोट आए, लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाए उससे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जैसे किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके जो है घर वाले, उसके जो जी। अ, मान लीजिए उसके उत्तराधिकारी पास होते इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या उसको इससे एक्सीडेंट हुआ है उससे कुछ मिलता है पैसा? हैं, नहीं, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसका जो विक्टिम है, हाँ। विक्टिम के उत्तराधिकारी तो कोर्ट में जाएंगे। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल बना हुआ है, ओके। हाँ। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल। हम्म। तो वो उस पे केस कर सकते हैं, वो केस कहीं भी कर सकते हैं हम्म। जहां वो रहता हो विक्टिम अपने, या तो उस जिले में कर सकते हैं जिस हम्म। या जहां पर एक्सीडेंट हुआ हो, हम्म। जिले में भी कर सकते हैं। तो ठीक है। इसमें उनको ये सुविधा है, और कभी भी कर सकते हैं, हम्म। किसी भी समय कर सकते हैं। तो हम्म। विक्टिम का जैसे ही केस आएगा कोर्ट में, तो हम्म। कोर्ट में जो है, जो भी मोटर कार वाला है, हम्म। उस कार वाले से, मतलब कार वाले का मतलब उसका जो ओनर है, हम्म। उसके ओनर से कहेगा कि आप अपने वेहिकुलर डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करिए। हम्म। अगर उनका इंश्योरेंस है, तब तो हम्म। इंश्योरेंस अपनी क्लेम पे करेगी। और हम्म। अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ, तो हम्म। जो भी कोर्ट का अवार्ड आएगा, वो करना वो सारा पड़ेगा। अवार्ड ओनर को पे करना पड़ेगा। हम्म। और इसमें अवार्ड जो आता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि विक्टिम की एज कितनी थी, उसकी इनकम कितनी थी, और हम्म। उसके ऊपर डिपेंडेंसी कितनी थी। हम्म। ये 3 फैक्टर्स के बेसिस पर मल्टीप्लायर बनाए हैं सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने। उसी के बेसिस पर उसका अमाउंट डिक्लेयर होता है, और हाँ। वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। आपने बहुत विस्तार में जानकारी दी हम लोगों को इसके बारे में, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बताइए कि ये जैसे बीमा खरीदता है कोई या उसका रिन्यू कराता है, उसमें कोई कोई गलतियां ना करे, उसके लिए क्या कैसे बचा जा सकता है? मतलब अभी आपने खैर कहा ही था कि टाइम से पहले करा लेना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टर्म खत्म हो गया और उसके बाद आप करा रहे हैं। उसके जी, अलावा क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए अगर रिन्यू कर रहे हैं या नया खरीद रहे हैं? सिर्फ दो हैं। एक तो हम्म। प्रपोजल फॉर्म पूरा भर देना चाहिए। हाँ। प्रपोजल फॉर्म जो दिया हुआ है भर देना चाहिए, अपनी हैंडराइटिंग में भर देना चाहिए। हम्म। और दूसरा, कहीं पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी। बिल्कुल सही बात है। हम्म, बिल्कुल बस। सही है कि आप पूरी जानकारी दें और झूठ हम्म, नहीं बोलें। बस। जितनी हो सके पूरी जानकारी प्रस्तुत करें आप। हम्म,
अच्छा, इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी कहते हैं, और प्रधानमंत्री जीवन जीवन ज्योति बीमा योजना, ऐसे हमारे बैंक में थी और हम लोग लोगों से करवाते थे। तो इनके कारण क्या कैसे इवॉल्व हो रही है हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, या ये हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मतलब कितना फर्क आया है इससे? मतलब बैंकों पे ये तो दे दिया गया था कि आप इसको करवाइए, लोगों को नया अकाउंट खुलवाइए, तो ये करिए। तो कोशिश तो हम लोग करते थे, लेकिन आप एज अ जी, ऑथराइज पर्सन आप बताइए कि क्या हो रहा है और क्या इफेक्ट है, कितना इवॉल्व हुआ है हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एक तो बहुत अच्छा हुआ फायदा इसका कि अवेयरनेस आ गई, क्योंकि हम्म। ये जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, ये हम्म। सारी जो है उन्होंने बहुत कम प्रीमियम के हिसाब से बनाई हुई है। हम्म। तो कहा लिखा नहीं है, लेकिन शायद उसका ये भी अर्थ है कि ऐसे लोग भी जिनके प्रीमियम पे करने की कैपेसिटी कम है, वो हम्म। भी इंश्योरेंस लें। जी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ऐसे लोग ही ज्यादातर सफरर भी रहते हैं हम्म। सोसाइटी में, हम्म। क्योंकि इनके पास ही मीन्स कम रहते हैं। तो हम्म। कोई भी समस्या होने पर इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आता है। हम्म। तो अवेयरनेस तो बढ़ी है, एक हम्म। तो ये फायदा हुआ है। और दूसरा ये फायदा हुआ है कि इनको क्लेम से मिले हैं। हम्म। और उससे ये भी फायदा हुआ है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि इंश्योरेंस करने का मुख्य पर्पस ये होता है कि कोई फैमिली या कोई व्यक्ति हम्म। किसी मिसफॉर्चून की वजह से सड़क पे ना आ जाए। हम्म। मुझे लगता है सड़क पे आने का मतलब समझ में जाएंगे हम्म। कि फाइनेंशियली इतना कमजोर ना हो जाए कि बिल्कुल वो बेबस हो जाए। हम्म। तो वो परिस्थितियां तो नहीं हुई हैं। हम लोग हम्म। ने बहुत सारे क्लेम्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पे करे हैं। हम्म। इसके अलावा भी क्रॉप इंश्योरेंस कराती रहती है सरकार। हम्म। पहले जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आईआरडीपी 20 हम्म। सूत्री कार्यक्रम थे इंदिरा गांधी के समय में। हम्म। तो वो आईआरडीपी में कैटल इंश्योरेंस होता था, सघन मिनी डेयरी योजना होती थी। उसके बाद देवगौड़ा हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो हम्म। उन्होंने जो है भविष्य आरोग्य के नाम से बनाया था कि लोग अभी इंश्योरेंस करा लें और बाद में उनका हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। हम्म। और अटल बिहारी वाजपेयी जी से बने थे, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लाए थे। तो ये हम्म। सारी स्कीम का ये फायदा हुआ कि ग्रुप में इंश्योरेंस होने लग गया, लोगों हम्म। में अवेयरनेस आ गई, और जो कम प्रीमियम कम इनकम ग्रुप के थे वो करने लग गए। आज की स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टेट भी ऐसे हैं जो अपने सारे नागरिकों का बीमा करा रहे हैं। जैसे हम्म। महाराष्ट्र के बारे में मुझे मालूम है, पहले मैं हम्म। महाराष्ट्र में था। हम्म। तो अ, वहां पर जो है बहुत सारे लोग अपना उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं। हम्म। तो इसकी वजह से जो अवेयरनेस तो बहुत बढ़ी है। हाँ, अवेयरनेस इसकी वजह से बहुत बढ़ी हुई तो है। मतलब इवॉल्व हो रही है इंडस्ट्री, धीरे धीरे बढ़ रहा इंडस्ट्री है। इवॉल्व हो रही है, हाँ, इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। इस समय प्रीमियम इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी जो है अच्छी चल रही है, हम्म। जितना गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, हम्म। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो भारत सरकार की है और आईआरडी है, ये देख हम्म। रही है लगातार इसमें ग्रोथ चल रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो हम्म। ज्यादा से ज्यादा लोग ले रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ये मान के चलते हैं जनरल इंश्योरेंस में हमारी जो जीडीपी होती है उससे 8% से अधिक की ग्रोथ होनी चाहिए। हाँ। तो जीडीपी अगर हमारी 8% की ग्रोथ पे बढ़ रही है, तो हम्म। इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो 16% की ग्रोथ पे बढ़नी हम्म। चाहिए। ओके, तो हाँ, अभी वो उतना हो रहा है? उसके आसपास ही है, 14 से उसके आसपास है। हाँ। 16 इस प्रकार चलता रहता है लगभग। हम्म। 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 थोड़ा कोविड में कम था, लेकिन चल रहा है। और ये एक चीज और थी जो दावे किए जाते हैं, मतलब क्लेम किए जाते हैं इंश्योरेंस के, हम्म, तो उसको करने में जितने भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, हम्म। उनको कैसे उसको सेटल हो जाए, ऐसा क्या करना चाहिए? फिर मतलब से वही बात कैसे है। कैसे मतलब उनको कैसे बताएं, टाइम से किस समय दे देना चाहिए? कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में अगर करते हैं तो उनको क्लेम नहीं मिलता है, या उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसा क्या करें कि उनको क्लेम मिल पाए आसानी से? ऐसा। बिल्कुल, इसमें सिर्फ यही है कि पूरा इंश्योरेंस में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमको ऑनेस्ट होना पड़ता है अपने हम्म। किसी भी अप्रोच में। तो अगर कोई भी क्लेम होता है तो एक सिर्फ एप्लीकेशन दी जाती है, हम्म। और उसके अलावा जो है एक प्रपोजल, एक क्लेम फॉर्म रहता है, क्लेम फॉर्म भर दिया जाता है, और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं। हम्म। अगर मान लीजिए मैं कार की बात करूं, कार का एक्सीडेंट होता है, तो कार में जो है रेलेवेंट एक्सीडेंट जाहिर है कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जाहिर है कि उसका एक तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, एक उसकी आरसी होगी। जी। इंश्योरेंस की पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी के पास रहती है, इसलिए पॉलिसी का नंबर सिर्फ देने से काम चल जाता है। हम्म। क्लेम फॉर्म और एक एप्लीकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और हम्म। आरसी की कॉपी दी जाती है। हम्म। उसके बाद जब जहां से गाड़ी बन रही होती है, जो रिपेयरर होता है, एक हम्म। वो पेमेंट देता है। हालांकि हम्म। ये चीजें भी अब आजकल बहुत ज्यादा जो है मैकेनाइज्ड कर दी गई हैं। हम्म। हम्म। नॉर्मली आज की तारीख में ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं, व्हीकल ब्रांड्स, लेटेस्ट से कार के जो ब्रांड है, तो जो भी ब्रांड होता है उसकी अपनी एक वर्कशॉप होती है, हम्म। और लोगों
लोग अपनी गाड़ियां वहीं ले जाते हैं, क्योंकि गाड़ियों में आजकल सेंसर भी बहुत ज्यादा है। हम्म। तो रोड साइड रिपेयर्स के पास नहीं जाते, सीधे उसी के पास चले जाते हैं। हम्म। और वहां पर जाकर के फिर वो, उनकी एक डेस्क रहती है, जो भी हम्म। वर्कशॉप होता है कार का, उस वर्कशॉप में जो डेस्क होती है, वो क्लेम की एक डेस्क होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर कंप्लीट करा देता है। हम्म। तो मैकेनाइज्ड वे में करा देता है, और मैकेनाइज्ड वे में ही जो है इंश्योरेंस कंपनी पे आ जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक टाइम लिमिट बनी हुई है। हम्म। अच्छा, जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बना था, उसमें इस बात का प्रोविजन था कि हम लोग कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हम्म। अपने कस्टमर्स को एट द पॉइंट टाइम ऑफ क्लेम। तो हम्म। बहुत सारी इसमें चीजें थी। उसमें ये भी था कि क्या राइट्स रहेंगे, क्या हमको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कहाँ क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इवन एट द टाइम ऑफ पॉलिसी ऑल्सो, कि क्या हम्म। क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इसके अलावा ये चीजें धीरे धीरे और भी इवॉल्व हो रही हैं। और अब ये लेटेस्ट ये आ गई है कि हम लोग जो अपनी पॉलिसीज इशू करते हैं, हम्म। इंश्योरेंस कंपनी वाले, हम्म। वो उस पर जो है ऑम्बड्समैन का भी नाम और एड्रेस हम्म। करके स्टैंपिंग करके उसको देते हैं, ताकि अगर कोई भी कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, तो हम्म। ऑम्बड्समैन जा सकता है, जहां उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको जो है, एक जुडिशियल बॉडी है जहां पर उसको न्याय मिलेगा। हम्म। हम्म। इसके अलावा हमारे पास इंटरनल ग्रीवेंस कमेटी भी होती है। हम्म। और कोर्ट्स वगैरह तो पहले से भी होते थे। हम्म। तो कंज्यूमर फोरम कोर्ट्स वगैरह, तो बहुत सारी मैकेनिज्म बना हुआ है। हम्म। तो इसलिए अगर चीजें प्रॉपर होती हैं, इंश्योर्ड की तरफ से अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, और उसने प्रॉपर वे में सब काम करा हुआ होता है, तो हम्म। दिक्कत कभी नहीं आती। दिक्कत सिर्फ तब आती है जब इंश्योर्ड या तो किसी चीज का अवेयर नहीं हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मल्टी एक्सेल व्हीकल में हम्म। एक लोडेड व्हीकल, मान लीजिए हम्म। कि अपना एक एक्सेल उठाए हुए चली जा रही है, हम्म। और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो पलट जाती है, उसके नीचे किसी की डेथ भी हो जाती है। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम दे पाना मुश्किल है, हम्म। क्योंकि वो एक जो ट्रैफिक रूल्स है उसका वायलेशन हो रहा है वहां पर। जी हाँ। और ट्रैफिक रूल का जब वायलेशन होगा, तो हमारा एक कंडीशन जैसी रहती है कि लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। हम्म। ये हम्म। लॉफुल एक्टिविटी नहीं है, हम्म। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने क्लेम देने बंद करे। हम्म। इसमें डिस्प्यूट्स हुए, हम्म। और जब डिस्प्यूट्स हुए तो कुछ कोर्ट में भी गए। तो हम्म। कोर्ट में जो है जजेस ने अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, या केस टू केस मेरिट देख करके उसके हिसाब से करे। हम्म। कुछ क्लेम मिले भी, कुछ नहीं भी मिले। जिनको नहीं मिले होंगे, जाहिर है कि वो डिससेटिस्फाइड रहे होंगे। हम्म। तो एक बहुत बड़ी समस्या सिर्फ इसलिए भी आ जाती है, क्योंकि वहां पर लॉफुल एक्टिविटी नहीं हो पा रही होती है, हाँ हाँ। ट्रैफिक रूल का वायलेशन करा गया होता है। हम्म। अगर वो ना करें, तो बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और आज हम्म। की तारीख में जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, इवन कमर्शियल व्हीकल की भी है, टैक्सीज की भी है, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल है, गुड्स कैरिंग व्हीकल है, सारी ब्रांड्स के पास अपना एक वर्कशॉप है, जो डेडिकेटेड वर्कशॉप है उनका, उसी हम्म। ब्रांड को अटेंड करता है। और हम्म। उसमें एक डेस्क रहती है हम्म। इंश्योरेंस की, तो वो क्लेम्स को तुरंत सेटल करा देते हैं। हम्म। और हेल्थ में तो अब जैसे हम लोग का डिस्कस हुआ, टीपीए रहता ही है, वहां भी हम्म। कुछ नहीं करना होता है। वहां पर भी जाकर बस वो कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, उस हॉस्पिटल में जाना होता है, हम्म। और वहां से डिस्चार्ज होकर के आना होता है, बाकी सारा काम हॉस्पिटल कर लेता है। सबसे तो इसमें मैंने ये जाना इसमें शायद हमारे ऑडियंस को भी यही समझ में आया होगा कि उनके पास पेपर्स पूरे होने चाहिए। अपने बिल्कुल। पेपर्स को हमेशा आप संभाल के रखिए, चाहे वो मोटर के हों और चाहे आप इलाज कराने जाएं, तो उससे संबंधित जितने भी प्रिस्क्रिप्शन हैं, जितने भी बिल्स हैं, आप उनको संभाल कर रखिए सारे को एक जगह। और जिस समय जो मांगा जाए आप उसको सही तरह से प्रस्तुत कर सकें। उस समय धोखा देने की कोशिश मत करिए कि दवा कोई और ली है, बिल किसी और का लगाया है। ये सब जब लोग करते हैं तो उनको क्लेम लेने में दिक्कत आती है। दिक्कत आती तो है। आप जब हेल्थ में जो कहेंगे। हाँ है, हेल्थ हाँ। में आपने अच्छा टॉपिक लिया। हाँ। हेल्थ में समस्या इस प्रकार की आती है कि जैसे कभी कभी कोई पेशेंट है, वो हम्म। पहले से उसका हॉस्पिटलाइजेशन से काफी पहले से, हम्म। क्योंकि हम लोग भी जो है 30 दिन का कवरेज देते हैं, 45 दिन का कवरेज देते हैं। हम्म। तो 45 दिन के से पहले से वो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, हम्म। उसके वेरियस टेस्ट हो रहे हैं। हम्म। तो अब ये वेरियस टेस्ट में तो वो पेमेंट अपनी जेब से कर रहा है, हाँ। लेकिन जब हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, तो उसको हम्म। सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे हाँ। हमारी टीम। हम्म। तो ये आपने जैसे बताया, बिल्कुल वही बात है कि वो डॉक्यूमेंट्स अगर वो दे दे, हाँ। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ। तो अभी तक तो ये हम लोगों ने बात किया कि जैसे इन जनरल चल रहा था। अभी जैसा कि पेपर में पढ़ा है, अब हो गया है EIA। ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि ई इंश्योरेंस हो गया है कि 1 अप्रैल 25 से लागू हो जाएगा ये। इसके बारे में भी मुझे बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ। लेकिन इसमें ये जितनी भी अभी आईआरडीए की पॉलिसीज आ रही हैं, वो सारी की सारी कस्टमर सेंट्रिक आ रही है, वो इस तरीके हाँ। से लेकर के ला रहे हैं। हाँ। और इसमें इंश्योरेंस में एक ये भी कर रहे हैं कि जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, वो एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लें। ले लेंगे।
हाँ, वो सारे ले लेंगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि क्लेम के टाइम में आपसे बार-बार माँगते फिरेंगे। हम्म। अ, अभी इसका मैकेनिज्म इवॉल्व होना होगा, क्योंकि हाँ। मान लीजिए जैसे हम किसी के एक्सीडेंट की बात करते हैं, हम्म। तो किसी भी इंश्योर्ड को नहीं मालूम होगा कि आने वाले समय में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। हम्म। और इसी प्रकार से जो है इंश्योरेंस कंपनीज को भी जो है ये पहले से नहीं मालूम पड़ेगा कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या-क्या किस प्रकार का डैमेज होगा या किधर से इम्पैक्ट आएगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि जो आज की तारीख में हम लोग के विज़डम है हम्म। उसके हिसाब से तो ये एक्सीडेंट के बाद ही मालूम पड़ेगा कि हम्म। कौन-कौन से पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम्म। लेकिन शायद कुछ ना कुछ मंथन चल रहा होगा हम्म। आईआईटी के पास, और वो अपनी एक स्कीम लेकर के आएँगे, अपने डिटेल्ड जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं, वो लेकर हम्म। के आएँगे। उसके हम्म। हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स उस समय लेने पड़ेंगे। हाँ। अब हाँ। वो कितने इफेक्टिव हो पाते हैं और कैसे होते हैं, ये भी एक देखने की बात होगी, क्योंकि एक हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जिस समय भी किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस हो उसका पॉल्यूशन होना सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम्म। फिर बाद में देखा गया कि ये सबके लिए बहुत आसान नहीं था कि वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मेंटेन करें और एट द टाइम ऑफ क्लेम वो ये शो करें कि हाँ भाई हमारे पास तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट था। हम्म। तो फिर वो डाइल्यूट हो गया। हम्म। तो इसी प्रकार से, और ये सब चीजें इवॉल्व भी रहती होती रहती हैं। हम्म। तो अब ये क्या शेप लेती हैं ये तो समय बताएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कपूर, आपने बहुत सारी जानकारी दी है इस हमारे शो में। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी कभी और आपसे जानकारी लेनी होगी तो हम आपसे ज़रूर बुलाएंगे आपको और अपने ऑडियंस को इसकी जानकारी देंगे। तो जो भी आप सभी लोग जो ऑडियंस इसको देख रहे हैं, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे लिखिएगा। हम उसको मिस्टर कपूर से पूछकर जरूर आप तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि उसके बारे में और वीडियो बनाएं। सो थैंक यू। थैंक यू वेरी बहुत बहुत मच। धन्यवाद। नमस्ते, बहुत नमस्ते। धन्यवाद।